Hello dear students, I am your mentor Rohit Yadav and welcome to Quota Point, and today we are going to discuss our next lecture in complex number series, and our today's topic is the geometrical interpretation of complex numbers. So today's our topic is going to be very interesting. तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत मजेदार लेक्चर लेने वाला हूँ। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा हटके होने वाला है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये लेक्चर आपको कभी किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द योर जेईई एडवांस सिलेबस। और इस सिलेबस से और इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग आज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो उसकी एल्जेब्रा के बारे में डिस्कस किया, हमने उसकी एल्जेब्रा की स्टडी की। अब हम थोड़ा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब कंसीडर करते हैं तो वो प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन अ प्लेन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये तो तुम लोग जानते हो, इफ y इक्वल टू 0 x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली इफ x इक्वल टू 0 y इज इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें तो आप जानते हैं। तो अगर हम किसी पॉइंट को लें, किसी पॉइंट की बात करें, किसी पॉइंट की प्लेन में बात करें, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूक्लिडियन पॉइंट भी होता है। ठीक है, एक यूक्लिडियन पॉइंट भी होता है। ठीक है, whose x coordinate is the real part of the z, and y coordinate is the imaginary part of the z। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर सी बात है। तो ये हमारा इसका यूक्लिडियन पॉइंट जो होगा वो हम लोग ये प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हुआ। तो जो वेक्टर होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक यूक्लिडियन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके साथ साथ ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसकी 1-to-1 मैचिंग एक वेक्टर से भी होगी। ठीक है, एक वेक्टर को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसकी 1-to-1 मैचिंग एक वेक्टर के साथ भी है। ठीक है ना, ये एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक्स आयोटा प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है ना, तो इस बात को हमको समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को हमको फर्दर इलैबोरेट करना है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा प्लेन में, whose x coordinate will be the real part of the z and y coordinate will be the imaginary part of the z, and that complex number corresponding to that complex number there would be a vector in the plane. Okay, in the complex plane you may say, ठीक है, in the complex plane। तो आगे हम बढ़ते हैं। where is the duster तो बच्चा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हम लोग को समझने की बात थी।
तो आपने ये वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में लिंक समझ लिया क्या कि वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में लिंक है। जैसे कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो देयर वुड बी अ पोजीशन वेक्टर ओपी और एक पोजीशन वेक्टर ओपी होगा। कैसे? एक्स आयोटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये जहां पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब हम लोग मॉडुलस मैंने पहले ही बता दिया मॉडुलस के बारे में, लेकिन अब मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। मॉडुलस ज्योमेट्रिकली होता क्या है, मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो यू ऑल नो दैट कि इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसकी क्या मीनिंग है इसको हम समझते हैं। तो अभी मैंने समझाया आपको कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा। ठीक है, एक वेक्टर होगा जिसका ये पॉइंट x, y होगा। ठीक है, ये इस कॉरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर होगा x प्लस एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, तो इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? या फिर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द पॉइंट पी। ठीक है, ऑरिजिन और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस। क्लियर हो ये बात? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड z इक्वल टू 2। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी? आप इसको क्या समझ लो, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली? What does it represent geometrically? Mod z equal to 2. What does it represent geometrically? Magnitude. Okay. But what is its locus? Slope. Yes. 2,0. Sit. Anyone? Slope. See here. If I want to collect all the points, लोकस होता क्या है? चलो, लोकस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन। वैसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है ना, तो मैं इस कंडीशन को फॉलो करने वाले सारे पॉइंट्स का कंडीशन पता करना चाहता हूं। यहां पर z मॉड z इक्वल टू 2 है, मतलब क्या? मैं z का कंडीशन पता कर रहा हूं ना, तो एक z पॉइंट मान ले रहा हूं। लेकिन यहां z कैसा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट है, z बदलता जा रहा है। लेकिन क्या फिक्स है कि इसको z को क्या लिख सकते हो? z माइनस 0 इक्वल टू 2 लिख सकता है ना। मतलब क्या कि इसकी 0,0 से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है, और ये डिस्टेंस कभी चेंज कर रहा है? हमेशा कांस्टेंट है। तो कब ऐसा होगा कि ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2 यूनिट्स ही रहेगा, और ये पॉइंट का पोजीशन बदलता जाएगा? सर्कल। वेरी गुड बॉय। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड z इक्वल टू 2. इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद रेडियस 2. ओके, क्लियर है बात? अब लेकिन अगर इसको इस तरह से नहीं देख पाते हो तो कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। अगर मैं z को x प्लस आयोटा y मान लूं, ठीक है, अब अगर इसको ज्योमेट्रिकली नहीं इंटरप्रेट कर पाते हो तो कैसे मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व कर देता हूं वो देखो। अगर z को x प्लस आयोटा y मान लूं, इसका मॉड निकालता हूं,
तो क्या आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये किसका इक्वेशन है बच्चा लोग? सर्कल का इक्वेशन है ना, तो सर्कल का इक्वेशन है विथ ये इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 एंड इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। तो इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व किया जा सकता है एज वेल एज यू कैन ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिट। तो इसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो या फिर एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन अगर हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं, यहां पर 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट Z1 है और एक ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट सपोज यहां पर इसका ये कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट Z2 है, ठीक है। तो फोकस करो, इसका कोऑर्डिनेट Z2 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहां से वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, ये ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहां से वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, यहाँ ऑरिजिन है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, कैसे मिलेगा? ये कंडीशन, मुझे Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, हाउ विल आई गेट Z1 प्लस Z2? इसको सिंपली आपको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है, तो इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर हो जाएगा इसका यही हो जाएगा रिजल्टेंट। हाँ बोलो बच्चा, एक पैरेललोग्राम बस कंप्लीट कर दो ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। बोलो समझ आ रही है बात? क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं, इसको एल्जेब्रिकली भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अब एक बात हम लोग क्या सीख गए कि 2 पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस डिस्टेंस निकालना है Z2 माइनस Z1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, ये Z2 है, ये Z1 है बच्चा, कहाँ नीचे AB वेक्टर बराबर Z1 माइनस Z2 AB। अच्छा बच्चा, आगे बढ़े। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ mod z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है आपको फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड करो। तो मॉडुलस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, उस कॉन्सेप्ट से यू कैन सिंपली फाइंड इट विदाउट सॉल्विंग इट एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करोगे, करने की कोशिश करो। यस यस, देखो एक क्वेश्चन को समझो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए ना कि z माइनस ए इक्वल टू आर, ये इक्वेशन आपकी सर्कल की हो जा रही है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, मैं रटने के लिए नहीं कर रहा हूं, कैसे हुई वो भी मैंने आपको अभी प्रूव किया, आपको मैंने दिखाया भी, रटने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कैसे आई वो मैंने दिखाया, क्योंकि
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ठीक है, एकदम फिक्स आ रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्कल हो गया। क्लियर? तो यहां पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई है। यहाँ पर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, जो ए क्या है, जो कि सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। यही फंडा यहां लगा दोगे तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, जिससे कोऑर्डिनेट 2,3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या समझोगे कि एक पॉइंट जेड है, वेरिएबल पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल बदलता हुआ, ठीक है, ये पी है, ठीक, और इसका डिस्टेंस सेंटर से 2,3 से क्या है, फिक्स है, जो कि कितना है, 5 यूनिट है। तो किस पे मूव करेगा, किस चीज पे मूव करेगा, सर्कल पे मूव करेगा तभी नहीं ये फिक्स आएगा। बोलो, मॉडुलस का मतलब ही वही होता है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स नहीं, मतलब इसका डिस्टेंस इतना इस पॉइंट से 5 यूनिट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने जो लिखा था कि मॉड Z2 माइनस Z1 इक्वल टू ए बी, तो ये इसका क्या मतलब है, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस एक कांस्टेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो इट इज मूविंग ऑन अ सर्कल विद अ फिक्स सेंटर दैट इज 2,3। समझ आ रही है? यहाँ पर इसका लोकस क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस 5 यूनिट है। क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रियल जेड इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। इसको करो, इसको करो। जेड प्लस 2 प्लस 2 जेड प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। ट्राई करो चलो। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया है, डेवलप किया है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। क्या होगा इसका लोकस, यहाँ जेड का लोकस क्या होगा, किस पे जेड लाई कर रहा है, किस पे जा रहा है बोलो। देखिए गलत है, देखो समझो बच्चा, यहाँ पर कभी भी जेड को जेड माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसे समझो Z2 माइनस Z1 के फॉर्म में लिखना है, यहाँ माइनस डेवलप करना है आपको। यहाँ पर एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में प्लस है, तो माइनस डेवलप कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3i माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, बोलो, तो लिख सकते हैं जेड माइनस 2 प्लस 3, यही लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ जेड है, पॉइंट जेड, सर्कल नहीं बनाते हैं, सर्कल वगैरह होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ जेड है और एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेंटर, इससे क्या हो जाएगा, -2,3। इससे इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस जो है कितना के बराबर है, इसका रियल जेड के बराबर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रियल जेड के बराबर है, जो इसका बीच का डिस्टेंस डी है, तो डी बराबर रियल जेड है। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो हम जेड को क्या मान लेते हैं, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा जेड का। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट इज √x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, रियल जेड के बराबर, दैट इज x के बराबर। तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम 4x प्लस 1। किस चीज का इक्वेशन है बच्चा लोग? कोई बताएगा किस चीज का इक्वेशन है? पैराबोला, वेरी गुड। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां पर x कहां लाइक कर रहा है? पैराबोला पर, ठीक है, पैराबोला पे लाइक कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैंने कोडिंग सेक्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस दिक्कत को आप लोग को झेलना है। उसको आप हल्का फुल्का स्कूल में पढ़े होंगे कोडिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, उतना हल्का फुल्का फंडा पता रहना चाहिए कि कैसे कौन सा इक्वेशन है, ठीक है ना। जिसका क्या वर्टेक्स कितना है? -1,3 है और फोकस -2,3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा डिटेल में कोडिंग सेक्शन में। अब थोड़ा आर्ग्यूमेंट की चर्चा करते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट के बारे में। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। जनरली इसको आर्ग z या फिर एम z से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? The inclination of the vector corresponding to z, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर with the positive direction of x-axis, direction of x-axis, ठीक है। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करेंगे। द इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द z कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x-axis। जैसे सपोज करो एक वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, क्या चीज? 1 + √3i। तो उसको हमको क्या करना है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, क्या होगा? 1/√3, उसको प्लॉट कर लेना है। 1/√3 यहां मान लो गया, तो x एक्सिस पे कितना 1 और y एक्सिस पे कितना √3, ये ट्रायंगल बन गया। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वही हम लोग क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। वही एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना बन रहा है उसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है वो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसको कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। तो जनरली इसका मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है इसको कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये उस वेक्टर या उस वेक्टर जो कि कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पर ये पहुंच जाए, समझ लो। अगर यहां रहता तो इसको इतना रोटेट करना पड़ता, अगर ये यहां रहता तो ये इतना थोड़ा रोटेट करता, ये इतना रोटेट कर लेता। यहां रहता तो इतना रोटेट कर लेता, इतना ऐसे थोड़ा रोटेट करता। ये भी समझदार है ना, उतना लंबा दूरी थोड़ा रहता है, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा ना, ठीक है ना। चलो तो अभी हम इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। तो जनरली जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है जैसे ऐसे लिखते हैं, ये एंगल अल्फा है, इसको अल्फा अल्फा प्लस 2n पाई डॉट इस तरह से आते जाता है, ठीक है ना। इतना जैसे मान लो क्या कहना चाह रहे हैं हम, जैसे अगर ये समझो बात को, अगर हम क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक्स एक्सिस को कितना रोटेट करना पड़ेगा यहाँ आने पर। अगर एक्सिस ऐसे रोटेट करते तो पहुंच जाएगा, अगर एक राउंड मार के आए फिर यहाँ तो नहीं पहुंच जाएगा,
दूर राउंड मार के फिर यहां तो नहीं पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब अल्फा प्लस अल्फा भी हो सकता है, अल्फा प्लस 2n पाई, एक राउंड मार के भी बता सकता है। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत? तो अब एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, हमको आर्गुमेंट निकालना है किसका, 1 माइनस रूट 3 आयोटा का। देखो भाई पहले क्या काम करना है मेरे को, इसमें अगर हमको इसका आर्गुमेंट निकालना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालो 1 माइनस रूट 3। इसका लोकेशन कहां है पहले वो देखो। ये किधर लोकेटेड होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी ये क्वाड्रेंट इसका कौन सा होगा, कि चौथा, फोर्थ। ये 1 यहां हो गया, ये दूरी 1 हो गया, और ये दूरी क्या हो गया माइनस रूट 3। ठीक है, इस तरह से बन गया, ऐसे बड़ा यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस रूट 3, ये हमारा ये थीटा हो गया, ये 1 और ये रूट 3। tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा, हमको बस मेन ये एंगल तो निकालना है, जरूरी नहीं कि tan थीटा निकालेंगे, जैसे भी आप ये एंगल निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। tan से निकल रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इस मतलब ट्रिग्नोमेट्री से निकल रहा है, इसलिए हम tan थीटा निकाल रहे हैं। तो tan थीटा से निकल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ क्या जा रहा है रूट 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कितना आ गई 60 डिग्री जाके फिर पाई बाय 3 लिख दे। किस डायरेक्शन में हम गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे। ठीक, हमारा थीटा क्या गया माइनस पाई बाय 3। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि अल्फा को हम लोग यहाँ पर ये 2n पाई प्लस अल्फा लिखे, तो 2n पाई माइनस पाई बाय 3, ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब तक नहीं पूछा था इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, 2n पाई माइनस पाई बाय 3। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? अब हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डिस्कशन करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का हम लोग बात करेंगे। चलते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या, जितने भी आर्गुमेंट्स आप निकालेंगे उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, जनरली जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, अल्फा ना लिख के आर्गजेड लिख देते हैं, आर्गजेड। ठीक है, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसमें जो आर्गुमेंट होता है वो इसी के बीच में आना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखें, आर्गुमेंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्ग जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3। चलिए इसको देखिए, समझिए क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो देखो बच्चा लोग, एक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और इसको क्या लिख सकते हैं आर्गुमेंट जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, और यहां पर कोई मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक हमारा कुछ वेक्टर बनेगा, ऐसे एक वेक्टर बन गया। ठीक है, एक वेक्टर बन गया इस तरह से, ठीक ना। तो जो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है वो कितना है, पाई बाई 3 है। ये तो क्या रहा है ये चीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? ये इसी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें इस पॉइंट को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स a ray
from a point 2,3 excluding this point at an inclination of pi by 3 with x-axis, with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. समझ में आ रही है बात? देखो z माइनस 2 प्लस 3 है 2 है, ये 2,3 हमारा बन गया। यहां से एक रे बन रही है जिसका इंक्लिनेशन पाई बाई 3 है, तो इस रे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रे पे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जितने पॉइंट्स होंगे सभी का इंक्लिनेशन क्या होगा, पाई बाई 3 होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, ये 2,3 होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए इस पॉइंट को हमको लेना नहीं है, इस पॉइंट को लेना नहीं है, ठीक है ना। 2,3 को नहीं लेना, बाकी सारे पॉइंट को लेना। ठीक क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। मिटाए इसको। ये डायग्राम बन गया है। इसको लिखना, यही इसका मेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, यही चीज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इस सबका इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग करेंगे आर्काइव्स, तब आपको पता चलेगा। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप इसी में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, मॉडुलस रिलेटेड कर रहे हैं, जेड माइनस, दोनों का मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं, जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5। इसको करें, जल्दी से इसको कर लें। इसका क्या होगा, इसका क्या रीजन बनेगा उसको दिखाइए, उसको इसके रीजन में दिखाओ, उसको सो इस रीजन, इसका रीजन क्या बनेगा, बनाओ इसका रीजन, इसका रीजन क्या बनेगा, व्हाट वुड बी इट्स रीजन, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रीजन को शो करना है। जेड का लोकस क्या होगा वो शो करो, जल्दी करो, कर लोगे, जल्दी करो, समझ में आया होगा तो करोगे। सॉरी, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो क्या रीजन आ रहा है, यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं दिया है बच्चा, यहाँ आर्गुमेंट मत समझिए, मॉडुलस दिया हुआ है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, मॉडुलस डिस्टेंस की बात। सर्कल, यस वेरी गुड, उसका सेंटर क्या होगा, वेरी गुड, और रेडियस 5। तो इस सर्कल के अंदर के रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर उसके बाउंड्री को, या फिर उसके एक्सटीरियर को, बाउंड्री को, वेरी गुड, बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बच्चे ने, ये उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो, क्योंकि जो बाउंड्री के पॉइंट होंगे केवल वही तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। देखो समझो बात को, तो एक जेड हम लोग पॉइंट लेते हैं, ये वेरिएबल पॉइंट है, जेड वेरिएबल पॉइंट है, और सेंटर हम लोग का क्या आ जाएगा, जैसे जेड माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा मॉड, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2,3 माइनस 3, और इसका डिस्टेंस इससे कितना है 5 यूनिट, ये कितना है फिक्स है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री के पॉइंट है इनको हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, इनको इंक्लूड करना है, केवल यही हमारे सॉल्यूशन में आएंगे, अंदर वाले पॉइंट नहीं आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका रीजन, सर्कल ऑफ सेंटर इतना, रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक है, केवल ये सर्कल का जो एक्सटीरियर रीजन है केवल वही आएगा, इंटीरियर रीजन नहीं आएगा, केवल बाउंड्री, या बाउंड्री लिख दो, केवल बाउंड्री आएगा। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बताइएगा क्या आएगा। आप लोग के कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है
मॉड जेड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 5। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, सेट करो क्या आएगा। ये 5 है। क्या आएगा तुम करो, वेरी सिंपल, इसको कोई भी कर सकता है, वो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर्कल है। सर्कल, सर्कल के साथ साथ कुछ और क्या, बोलो। इंटीरियर का पॉइंट आएगा, लेकिन ना बाउंड्री का पार्ट आएगा ना एक्सटीरियर पॉइंट आएगा। पूरा कवर होगा सर्कल में, मतलब एक्सटर्नल होता है। इंटीरियर एज वेल एज इट्स बाउंड्री, क्योंकि इक्वल टू भी है और लेस देन भी है। समझो बात को, जैसे देखो हम क्या समझा है कि अगर ये पॉइंट, इसका सेंटर क्या बन रहा है, देखो जेड माइनस 2 माइनस 3 आएगा, मॉड लेस देन इक्वल 5, क्या पर इसका ये जेड हो गया और ये सेंटर क्या हो गया 2 माइनस 3, तो इसका डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है 5 हो रहा है। लेकिन क्या बोला है, इस डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, मतलब कोई पॉइंट यहाँ वाला भी आ सकता है, यहाँ वाले सब अंदर वाले पॉइंट भी आ सकते हैं, उनका दूरी क्या हो जाएगा इस सेंटर से कम हो जाएगा, तो इसके अंदर वाले पॉइंट भी आ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं आएंगे। तो इसको सेंटर को लेना है, तो इसमें अंदर वाले पॉइंट भी आ जाएंगे, साथ ही साथ इसका बाउंड्री के पॉइंट भी आएंगे। क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, बाउंड्री एज वेल एज इंटीरियर। क्लियर है, कोई डाउट? चलो सिंपली इसको सेट कर दो इस तरह से। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बस नेक्स्ट क्या करना है ना, इसको ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन कर दो, इसको नेक्स्ट में इसको ग्रेटर देन कर दो। चलो इसको कर दो, इसको देखो तो, इसको कर दो, ग्रेटर देन कर दो। इसमें क्या होगा बताओ? So the boundary as exterior. Yes, very good. Boundary as well as exterior. Boundary as well as exterior. यानी ऐसे करके ये बाहर का पूरा, ऐसे ऐसे अंदर का रही, ऐसे करके बाहर का पूरा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? फंडा क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट? अब थोड़ा आर्ग्यूमेंट के से रिलेट करते हैं। चलो आर्ग्यूमेंट से रिलेट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 3 इक्वल टू पाई बाई 3, इसको करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 3 इक्वल टू पाई बाई 3, फट से करो, फट से करो, जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कर लोगे क्वेश्चन। इसमें कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल करना है। ठीक है, थोड़ा रीजनिंग जैसा है। ठीक है, चलो करो इसको, करो करो। हाँ बोलो, सेट कर देखो, समझो इसको। पहली बात क्या है, पहले तो अपना प्लेन बना लो, जेड का पॉइंट, कोई जेड पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक जेड पॉइंट। अब ये क्या पॉइंट है, ये क्या, इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? 3 प्लस 0 आयोटा। तो यहां पर बन जाएगा ये 3,0 रियल एक्सिस में ना, तो ये इससे इसका डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, इसके साथ इसका जो एंगल है वो क्या बन जा रहा है, पाई बाई 3 बन जा रहा है इस एक्सिस के साथ, जेड के साथ।
ये एंगल हमारा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये π/3 बन जाएगा, ये इसका π/3 हो जाएगा, यही ना होगा? कोई दिक्कत? और इसको लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, ये एक रे बन जाएगी। ठीक है, अभी जैसा कि आर्ग्यूमेंट में समझाया मैंने, क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये करना है। हाँ, और क्या करना है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। -π/2 से आर्ग्यूमेंट z-3 लेस देन इक्वल टू π/3। चलो इसको करो, इसको करो, बस दिमाग हल्का सा समझना है, समझने का फेर है। अगर समझ गए कॉन्सेप्ट तो लगा लोगे, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है ना? तो आज हम लोग का ये हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लिए और कल हम लोग रोटेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट डे हम लोग रोटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी में हम लोग का टॉपिक रहेगा रोटेशन। ठीक है ना? चलो इसको देख लो भाई, जल्दी बन रहा है। चलो देखो समझो, यहां पर क्या बोल रहा है? पहला भाई बात ऐसा है, जो चीज ये दिया हुआ है z-3, मतलब ये 3,0 और z मान लेते हैं कि पहले क्या बोल रहा है? -π/2 से इसका एंगल बड़ा होना चाहिए, लेकिन π/3 से छोटा होना चाहिए। तो पहले तो π/3 बना लो, ये π/3 हो गया, और -π/2 इधर होगा, इधर होगा, ये हो गया -π/2। तो -π/2 तो बड़ा है लेकिन π/3 से छोटा है, लेकिन इसको इंक्लूड करना नहीं है। यही ना हो गया हम लोग का? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग का स्टेटेड रीजन में हम लोग ये वाला रीजन बन जाएगा। हम लोग एक तरह से ये रीजन बन रहा है, एक तरह से ये रीजन बन रहा है कि ये वाला रीजन इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी में रीजन बनता है ना? पढ़े हो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ? लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं पढ़ा है? चलो पढ़ा दूंगा मैं। तो ये इस तरह से इसका ये रीजन बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो दिस मच इन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक चलेगा रोटेशन का टॉपिक पढ़ेगा। ठीक है? चलो थैंक यू। तो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। चलो ठीक है।